हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, हम लोग कवर कर रहे हैं घटना चक्र से एंशिएंट हिस्ट्री को। और यहाँ एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो नंबर है 10। इस वीडियो के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुल 111 प्रश्नों को काफ़ी बेहतर तरीके से हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। और साथ ही दोस्त, मैं बतला दूं कि इसके पहले हम लोगों ने वीडियो नंबर 9 को देखा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य को ही हम लोगों ने हाईलाइटेड पॉइंट्स के माध्यम से कवर किया था। और यही कारण से कवर किया गया था ताकि आप इन 111 जो प्रश्न हैं उन्हें आप काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएँ, यह प्रश्न आपको आसान लग पाएँ और आप खुद को इस टॉपिक के प्रति कॉन्फिडेंट महसूस करा पाएँ। तो चलिए दोस्त, हम शुरू करते हैं अपने आज के इस बेहतरीन सेशन को। और सेशन को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप अपने चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ कर करके आप इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे जाकर कैरियर हम सफ़र सर्च करेंगे तो आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसे कॉपी कर करके टेलीग्राम पे पेस्ट करेंगे तो आपको अपना यह चैनल मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, हम शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। और उम्मीद है कि आपको यह काफ़ी मीन्स सिखाने के दृष्टिकोण से काफ़ी यह बेहतर वीडियो साबित होने को है। तो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो देखिए, आपके दिमाग में एक प्रश्न यह भी घूम सकता है कि क्या इसके पहले भारतीय साम्राज्य नहीं थे। तो दोस्तों, हम बात करें कि विभिन्न वीडियोस को आपने पिछली देखा, जिसमें आपने पाया होगा कि भारतीय साम्राज्य था वह खंडित था, मीन्स विखंडित था। कहने का मतलब है कि विभिन्न भागों में बटा था। जैसा कि आपने 16 महाजनपदों का नाम सुना, उसमें क्या था कि 16 जो महाजनपद थे आपस में ही लड़ा करते थे, मीन्स खुद की श्रेष्ठता को साबित करने में हमेशा लगे हुए रहते थे। जिसके कारण से क्या होगा, मीन्स यदि आप खंडित रहेंगे तो आपकी ताकत कमजोर होगी और इसका फायदा है जो विदेशी उठा जाएगा। ऐसी अवस्था में हम बात है 326-25 बीसी की, जो कि आपने पिछली वीडियो यूनानी आक्रमण वाले में आपने देखा ही, इस समय आक्रमण करता है भारत के क्षेत्र पे। और ऐसी अवस्था में आपको उस समय मगध की गद्दी पे बैठा होता है धनानंद, है ना। और एक केंद्रीय सत्ता उस समय हम बात करें 326-25 के आसपास में, तो मगध के पास ही रहती है। और ऐसी अवस्था में कौटिल्य या चाणक्य कहें या विष्णुगुप्त कहें, धनानंद के दरबार में जाकर करके बोलते कि हमारा भारत जो है वह सुरक्षित नहीं है। ऐसी अवस्था में आपको इसके प्रति एक्शन लेने चाहिए। लेकिन इनका मजाक उड़ा दिया जाता है, किनका, कौटिल्य का। जिसके कारण से वह अपनी शिखा को खोलते हैं और बोलते हैं धनानंद को कि जब तक कि मैं तुम्हें गद्दी से अपदस्थ न कर दूं, है ना, तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। और वही चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में धनानंद का सत्यानाश कर दिया जाता है और नंद वंश की खात्मा कर कर करके एक नए वंश मौर्य वंश की क्या की जाती है, नींव डाली जाती है। कब? 322 बीसी में। और यही स्थापना होता है आपका मौर्य वंश का, है ना। और यह मौर्य वंश, अब यह बातें इंपॉर्टेंट इस जगह पे किस कारण से है, क्योंकि सभी दृष्टिकोण से यहाँ पे आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और हम राजनीतिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो भारत की सीमा, जो भारत विभिन्न क्षेत्रों में खंडित था उस समय हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसका क्षेत्र है जो ईरान से जाकर कर करके लगने लगता है। यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाले जो आप क्षेत्र देख रहे हैं वो सभी के सभी कहाँ थे, तो भारत में थे। तो ऐसी अवस्था में यानी यही एकीकृत करने के कारण से कहा जाता है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अब जरा हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में। पहले 4 डेट्स आप याद रखें कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 बीसी में, है ना। मगध की गद्दी पे बैठा 322 बीसी में। सेलुकस निकेटर से युद्ध हुआ 305 बीसी में। और हम बात करें 298 बीसी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। आगे इनके संदर्भ में और भी हम बात करेंगे। तो यह कौन धर्म इन्होंने अपना रखा था, याद रखेंगे कि इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, है ना। भद्रबाहु से इसकी शिक्षा ली थी, कार्नेलिया से इन्होंने शादी भी किया था। और इनके इनके दरबार में आया राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज के संदर्भ में हम बात करें तो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, जिसमें मौर्य प्रशासन का काफ़ी बेहतर तरीके से वर्णन किया गया है दोस्तों। तो यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है
कि इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज ने इंडिका में किस बात की प्रमुखता से चर्चा करी है? तो यह मौर्य प्रशासन की इसने चर्चा किया है। आगे की हम बात करें अन ऑप्शंस की, तो यहाँ ऑप्शन भी आप इलिमिनेट कर सकते थे। देखिए कनिष्क की हम बात करें तो कनिष्क द्वारा, कनिष्क जो था आपका कुषाण वंश का सबसे प्रमुख शासक था, सबसे प्रतापी शासक था, जो कि इसका कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा 78 ईस्वी से लेकर करके 102 ईस्वी तक आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यह बीसी में है, जबकि यह कनिष्क है जो आपको एडी में आपको देखने को मिलेगा, है ना। और यह कुषाण वंश के हम संदर्भ में और भी बात कर सकते हैं, जो कि आपको आगे आएगा वीडियो, उसमें हम काफ़ी बेहतर तरीके से कनिष्क पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे कनिष्क के संदर्भ में कि इसने शक संवत की शुरुआत किया था 78 एडी में। कब? 78 एडी में शक संवत की शुरुआत किया था, है ना। और एक और भी बातें याद रखेंगे कि प्रथम शताब्दी में ही चतुर्थ बौद्ध संगति वसु मित्र एवं अश्व घोष की अध्यक्षता में, वसु मित्र एवं अश्व घोष की अध्यक्षता में कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। और उस समय भारत में शासक कौन था भारत का? तो कहने का मतलब कौन था? कनिष्क था, है ना। इस बात का आपको ख्याल रखने चाहिए। हर्ष की हम बात करें तो हर्ष बराबर हर्षवर्धन याद रखेंगे। और हर्षवर्धन की हम बात करें तो यह है जो वर्धन वंश से संबंधित था, जिसका शासनकाल काफी अधिक पूछा जाता है। याद रखेंगे कि 606 से लेकर करके 647 ईस्वी, 600 से 647 ईस्वी की बात कर रहे हैं, बीसी की नहीं, है ना। इसका क्या था? शासनकाल था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हेनसांग भारत आया था दोस्तों। कौन? हेनसांग आया था भारत, है ना। जो 600 माना जाता है 629 में चला था, 630 में पहुंचा था, 645 तक रहा था, 15 वर्षों तक इसने शिक्षा ग्रहण किया था। उसके बाद है जो हम बात करें समुद्रगुप्त के संदर्भ में, जिसे यहाँ पे यह प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यह 325 बीसी के आसपास मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य की क्या होती है? शासन होती है। और इसके समय यानी इसे कहा जाता है, इसके समय किसे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इसमें ऐसा इस कारण से कहा जाता है कि नेपोलियन जो था, जिस प्रकार से क्षेत्रों को जीतते रहता था, उसी प्रकार से आपका मीन्स 10-12 क्षेत्रों को मीन्स जीतने का एक्सपीरियंस हो चुका था किसे? समुद्रगुप्त को। यही कारण से भारत का नेपोलियन वर्तमान समय में कहा गया, यानी किसे? समुद्रगुप्त को। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहीं से अब कवर कर पाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। तो देखिए अभी हम लोगों ने बात किया 322 बीसी की हम लोगों ने बात किया, तो यह जो मौर्य वंश था सबसे पुराना निम्न में से राजवंश है ना। और इसका संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। इसके अंतिम शासक की हम बात करें तो बिहद्रथ था। कौन था? बिहद्रथ था, जो कि 184 बीसी में आपका गद्दी से अपदस्थ हो जाता है ना। तो 322 से लेकर करके 184 बीसी तक आपका चलेगा मौर्य साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में हम बात करें तो आपका चलेगा 275 ईस्वी से लेकर करके लगभग 550 ईस्वी तक यह चलेगा। वर्धन वाले में हम बात करें तो हम प्रमुखता से हम बात करेंगे तो किसकी? हर्षवर्धन की, जो कि 606 से लेकर करके 647। यह वर्धन वंश की हम काल नहीं मैं बतला रहा आपको, यह हर्षवर्धन की केवल मैं बतला रहा, है ना। आगे हम इसकी और भी बेहतर तरीके से चर्चा करेंगे। कुषाण में हम बात करें तो 78 से 102 तक कौन था आपका? इसका प्रमुख शासक कौन था? कनिष्क था। तो कहने का मतलब आप ऑप्शन से भी इलिमिनेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप पाएंगे क्या कि कौन था सबसे पहले? तो आपका मौर्य था। अब जरा देखिए हम बात करें कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है वह कौन है? तो देखिए हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है तो यह है जो आपका विशाख दत्त का किसमें? मुद्रा राक्षस में किया गया है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन कहा गया है, ब्रीसल कहा गया है ना। तो इस तरह से आप पॉइंट को याद रखेंगे कि विशाख दत्त की कृति क्या है? तो यह जो इनका ग्रंथ है कौन सी है? मुद्रा राक्षस। याद रखेंगे यह डिट्टो क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो मुद्रा राक्षस में इस बात की चर्चा की गई है जिसमें कुलहीन बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानी लेखक
जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? अब जरा देखिए, हम बात करें कि यूनानी लेखक जो जस्टिन था उसने सेंड्रोकोटस कहा किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब जरा देखिए, हम बात करें इनके संदर्भ में, यह जस्टिन जो लेखक है, यह सेंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है आपका चंद्रगुप्त मौर्य को, और इस बात की पहचान किया एक विद्वान जिसका नाम है विलियम जोन्स। कौन? विलियम जोन्स के द्वारा यह है जो पहचाना गया, यानी वार्तालापों से इतिहास को जब उन्होंने पढ़ा तो इस प्रकार से पाया कि सेंड्रोकोटस की चर्चा की गई है, तो वह जो सेंड्रोकोटस जो व्यक्ति है वह कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। और इसमें जस्टिन के द्वारा इस बात की चर्चा की गई है कि सिकंदर और सेंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात भी हुई है ना, इस बात की चर्चा है। जबकि हम बात करें किनके संदर्भ में? चंद्रगुप्त मौर्य के ही संदर्भ में हम बात करें तो एरियन एवं प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। तो देखिए, सेंड्रोकोटस आपका जस्टिन ने कहा है ना, इसको सेंड्रोकोटस के रूप में पहचाना तो विलियम जोन्स ने पहचाना। कौन? विलियम जोन्स ने पहचाना। जबकि एरियन एवं प्लूटार्क के संदर्भ में हम बात करें तो एंड्रोकोटस ने इसे संबोधित किया है, एंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो देखिए, बीपीएससी का क्वेश्चन है 48 से 52 के लिए। तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करी किसने? विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया? अभी हम लोगों ने दोस्तों चर्चा किया कि किसने किया, दोनों के भेंट का उल्लेख, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के भेंट का उल्लेख है जो जस्टिन ने किया। पहचाना किसने? तो विलियम जोन्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। अच्छा, यही कौटिल्य किसके गुरु? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। और यहाँ पे यह जो कौटिल्य प्रधानमंत्री भी किसके बनेंगे? यही चंद्रगुप्त मौर्य के ही बने थे। चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात करें तो इनके गुरु जो कौटिल्य हुए, इन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। आपको विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, चाणक्य के नाम से जाना जाता है, द्विजर्षभ के नाम से जाना जाता है पुराणों में, है ना। उसके बाद है जो बात हम करें कि इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, नाम इकोनॉमिक्स जैसा लगता है लेकिन यह प्रशासन पर आधारित पुस्तक है। किस पे आधारित है? शासन से आधारित यह पुस्तक है, राजनीति से संबंधित यह पुस्तक है ना। और यह है जो हम बात करें कि इनकी जो पुस्तक है, इसकी तुलना है जो की जाती है आपका प्रिंस से, और प्रिंस की जो रचना है वह किसने किया है? तो आपका मैकियावेली ने। कौटिल्य तो आपका अर्थशास्त्र का हो गया है ना, तो मैकियावेली से किसकी तुलना करी जाती है? तो कौटिल्य अर्थात चाणक्य की तुलना करी जाती है। आगे देखिए, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो देखिए, हम बात करें तो चाणक्य जो थे, चाणक्य ऋषि के पुत्र थे। किनके? चाणक्य ऋषि के पुत्र थे, जिन्हें पुराणों में ऐसे प्रारंभिक तौर पे हम बात करें तो विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस जगह पे आप देखें तो चाणक्य का अन्य नाम था। तो देखिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? आपका विष्णुगुप्त के साथ साथ हम लोगों ने और भी इनके संदर्भ में बात किया कि चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य के साथ साथ अन्य भी विभिन्न प्रकार के नाम से पुकारे जाते थे, लेकिन आपको 3 ही यह प्रमुख नाम को याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, तो यह क्या है? आपका शासन के सिद्धांतों पर आधारित पुस्तक है। शासन के सिद्धांतों पर आधारित पुस्तक है, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। अब जरा देखिए, यह क्वेश्चन आपको समझने लायक है। यहाँ से क्वेश्चंस अब बनाए जाने लगे हैं काफी विस्तृत तरीके से। निम्नलिखित में से राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंक कौन था? तो सबसे पहले आपको 7 अंक पता होंगे, तब तो आप 7वां अंक बतला पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम बात करें 7वां अंक के बारे में। सबसे पहले राजा। क्या बोला हमने? राजा के बाद हो गया आपका अमात्य। क्या? अमात्य। उसके बाद हम बात करें जनपद। उसके बाद हम बात करें दुर्ग। कोस के बाद हो गया आपका दंड, और दंड के बाद हो गया दोस्तों मित्र, है ना। आप जोड़ेंगे तो 4 इधर है, 3 इधर, तो 7वां आपका कौन हो गया? मित्र। अब जरा देखिए कि आपको यह बात हजम नहीं हो रही कि यह सप्तांग सिद्धांत है क्या। अंग देख पा रहे होंगे, सप्तांग अंग जैसा कुछ बातें आ रही है।
मतलब कुछ इस प्रकार से है कि हमारे शरीर को बेहतर तरीके से फंक्शन करने के लिए, हमारे शरीर को बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए जिस प्रकार से प्रमुख 7 अंगों की जरूरत है, उसी प्रकार से किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए इन 7 का रहना काफी क्या है, जरूरी है। और इसे ही सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना गया। जिसमें हम बात करें तो कौटिल्य ने राजा को क्या कहा है, तो अपने साम्राज्य का सिर कहा है कि जिस प्रकार से हमारा मीन्स बॉडी का यानी हमारे शरीर का जिस प्रकार से मीन्स सिर उपयोगी है, उसी प्रकार से मीन्स साम्राज्य के लिए राजा उपयोगी है। अमात्य की तुलना, अमात्य कहने का मतलब प्रधानमंत्री जैसा आप समझ सकते हैं, इसकी तुलना आंख से करी है। किससे? आंख से करी है। जनपद की हम बात करें तो जनपद अर्थात पैर अर्थात या जंघा से इन्होंने, जज से जनपद, जज से जंघा से इन्होंने तुलना किया है। उसके बाद दुर्ग की हम बात करें तो दुर्ग की तुलना बाह से किया है इन्होंने। किससे? बाह, बाजू, यह एक प्रकार का शक्ति का भी एक प्रतीक है। कोष की हम बात करें, कोष मतलब आप धन समझते ही होंगे, कोषागार से, है ना। तो इसकी तुलना मुख से इन्होंने किया है कि यदि हमारे मुख से भोजन ना जाएगा तो क्या होगी, पूरे हमारे सिस्टम को एनर्जी ना मिल पाएगी। उसी प्रकार से यदि साम्राज्य के कोष में यदि क्या हो, धन ना हो, तो साम्राज्य कभी भी विकट परिस्थिति में आएगा तो उसका यूटिलाइज कैसे कर पाएगा। तो कोष में भी धन रहना क्या है, जरूरी है। इस बात पे उन्होंने जोर दिया। उसके बाद दंड के संदर्भ में हम बात करें तो यह सेना से संबंधित है और इसे है जो आपका क्या कहा है, मस्तिष्क इन्होंने कहा है, यह शरीर का मस्तिष्क है ना। और हम बात करें किसके संदर्भ में, मित्र के संदर्भ में, तो यह मित्र को उन्होंने कान कहा है। कान कहने का मतलब ईयर, आप समझ पा रहे हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के यूजफुल इंफॉर्मेशंस है जो आपको राजा को क्या करे, पहुंचाए, या फिर जो उसका पड़ोसी राज है वह पहुंचाए उसे, ताकि किससे इसे खतरा है या नहीं है। इन सभी बातों की चर्चा सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत करी गई है, जिसका यदि आप इसका फुल वीडियो देखना चाहते तो मैंने पॉलिटिकल साइंस का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उस जगह पे कौटिल्य को आप देख सकते हैं। हमने पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए हमने कौटिल्य के संदर्भ में एक वीडियो बनाया है, वहां से आप देखेंगे तो और बातें क्लियर इस जगह पे हो पाएगी। तो चलिए, सबसे पहले बात हम लोगों ने किया क्या, राजा है, फिर राजा होगा तो क्या होगा, उसका मंत्री होगा, अमात्य होगा। अमात्य के बाद हो गया जनपद, जिस जगह पे रहेगा, और जनपद को किलाबंदी कर देगा दुर्ग से। तो 4 बातें हो गई। उसके बाद कोष, दंड, मित्र, यानी राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। तो 7 में आपके क्या हो जाएंगे, 7 में आपके क्या हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे। जनपद आपके कितने नंबर के, तीसरे, और चौथे नंबर के आपके कौन हो गए, दुर्ग, और 5वें नंबर के हो गए कोष, 6ठे नंबर के दंड, 7वें नंबर के मित्र, है ना। और पहला तो राजा हो जाएगा, दूसरा अमात्य हो जाएगा, तीसरा जनपद हमने चर्चा किया है। चलिए, तो इतना बार रिपीट किया तो उम्मीद है कि आपको यह बातें याद हो चुकी होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो क्या है, यह राजनीति से संबंधित पुस्तक है ना। काफी ज्यादा चर्चा करने की भी जरूरत नहीं है इनके संदर्भ में। अब जरा देखिए, हम बात करें कि निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, किसकी, प्रिंस से की जाती है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि मैकियावेली की जो प्रिंस पुस्तक है, उनकी तुलना है जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। मतलब पुस्तक की तुलना पुस्तक से, तो हम कह देंगे कि मैकियावेली की तुलना कौटिल्य से, है ना। मीन्स कौटिल्य मैकियावेली से कहेंगे, मैकियावेली से कहेंगे, कौटिल्य की तुलना करी जाती है। आगे की हम बात करेंगे, किसके शासनकाल में डीमेकस आया था, जिसे डाइमेकस भी लिख दिया जाता है ना। यह डाइमेकस जो आया था आपका सीरिया नरेश, सीरिया का राजा था कौन, एंटिओकस। और उसी ने है जो बिंदुसार के दरबार में, किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में यह जो भेजा था, किसे, डाइमेकस को राजदूत के रूप में, है ना। और बिंदुसार गद्दी पे बैठा था 298 बीसी में, और 269 तक यह रहेगा। अब आगे की हम बात करें, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था, तो किस चीज का बना हुआ था, तो दोस्तों यह जो बना हुआ था यह लकड़ी का बना हुआ था। और इस चीज का प्रमुख जो आपको प्रमाण देखने को मिलेगा वह बुलंदी बाग पटना में, और साथ में कुम्हरार भी आपको पटना में, वहाँ का कुम्हरार का जो राजप्रसाद आप देखेंगे वह एक बेहतर नमूना है, लकड़ी पे नक्काशी किया हुआ है, और आपको मीन्स विभिन्न मंजिलों में यह विभाजित
आपको इसके घर देखने को मिलेंगे। तो यह काफ़ी, अब तो खैर गर्त मीन्स काफ़ी नीचा हो चुका है। कुम्हरार में एक पार्क भी इस जगह पे बना हुआ है, जिसे आप जाकर कर करके देख भी सकते हैं। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का मोहर किस चीज़ का बना हुआ था, याद रखेंगे, लकड़ी का यह बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए। तो कुम्हरार स्थल कहाँ है, तो आपका पाटलिपुत्र अर्थात पटना में, है ना। आगे अभी हम लोगों ने बात किया बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था किसका, तो पाटलिपुत्र का था। उसके बाद हम बात करें दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो देखिए हम लोग बात करें दक्कन अर्थात दक्षिण भारत से यह संबंधित बात है ना। आपने सुना होगा मालवा का पठार, तो एक तो इधर हो गया, है ना, पश्चिमोत्तर तरफ, जबकि दक्कन का पठार यह दक्षिण की तरफ हो जाएगा, है ना। और यह एकीकृत करने का जो कार्य किया था पूरे भारत को, यह कौन किया था, आपका आपका यह मौर्य ने ही किया था। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और यह आपको जैन साहित्य एवं तमिल साहित्यों से यह पता चलता है, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपना काया क्लेश द्वारा अपनी शरीर को त्याग दिया था। तो ऐसी अवस्था में चंद्रगुप्त की जो पहुंच थी कर्नाटक तक चली गई थी। तो ऐसी अवस्था में आपका आपका किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था, इस बात की चर्चा मिलती है। आगे की हम बात करें तो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। तो यह है जो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र आपका कौन जीतेगा, चंद्रगुप्त मौर्य। जिसके अंतर्गत हम बात करें कि जैन एवं तमिल जो समिति आपका क्या है, साक्ष्य है या साहित्य है, इससे आपको दक्षिण भारत की विजय का प्रमाण भी मिलता है। गुजरात के संदर्भ में हम बात करें तो आपका रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, उससे भी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात में शासन के उपलक्ष्य में है जो इस बात की चर्चा मिलती है। और सुदर्शन झील के बारे में भी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की चर्चा हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो देखिए पश्चिम भारत कहने का मतलब आपका गुजरात, और यह कौन था, रुद्रदामन का आपका जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। बार बार रिपीट होगी बातें, है ना। यदि पिछली वीडियो को आपने देखा ना तो आप काफी बेहतर तरीके से इस चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है सेलुकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, तो इसे किसने हराया था, कौन सा भारतीय राजा था। तो यही बात तो हम लोगों ने किया था, शुरुआत में ही हमने बतलाया था कि 4 आप डेट याद रखेंगे। 345 जन्म हुआ, 322 में आपका गद्दी पे बैठा, 305 बीसी में आपको चंद्रगुप्त ने किसे हराया, तो सेल्यूकस को हराया, है ना। चलिए तो आंसर आपका कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त ने इसे हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो